प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री छात्र अकेडमी में। तो काफ़ी टाइम बाद मैं क्लासेस लेकर आई हूँ और चलिए मैं आपके काम की बात करती हूँ। बात ये है कि कई बार आपके कमेंट आए हैं कि मैम लास्ट टाइम आप प्रश्नोत्तरी सॉल्व करवा दीजिए। तो मैंने 2018 से लेकर के 2025 तक के प्रश्नों को यहाँ पर रखा है। आपको क्लास को देखना है, क्लास को सुनना है और आपको वीडियो पॉज करके अपना भी उत्तर लगाते जाना है। ये क्लास करने का जो पर्पज है ये है कि हम देखने वाले हैं कि पेपर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम बहुत सारे ट्रिक देखने वाले हैं और विथ एक्सप्लेन देखने वाले हैं ताकि आगामी पेपर में हम अच्छा कर पाएँ। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 18 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों को इंक्लूड किया है और आप देख लेना, यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपका बनने वाला है आपके आगामी पेपर में भी। तो यहाँ पे उपन्यास के कुछ पात्र दिए गए हैं और यहाँ पर उपन्यास की रचनाएं हैं, हमें मिलान करना है। तो सूरज का 7वां घोड़ा का पात्र जो है वो माणिक है। मैला आंचल का ये तमस का पात्र यहाँ पर नत्थु है। मैला आंचल का पात्र विश्वनाथ प्रसाद है और 1 इंच मुस्कान की पात्र यहाँ पर रंजना है। इला किसी रचना की पात्र यहाँ पर नहीं है। तो हम देखते हैं ए का चौथा कहाँ पर है और ए का चौथा सिर्फ एक जगह पे है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, फिर से हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का क्रम लगाना है। ठीक है, दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। ठीक है, मैं बोलती जाऊंगी, शायद मैं उतना लिख ना पाऊं। ठीक है, मैं प्रयास तो करूंगी लिखने का, पर आप सुनते जाना, क्योंकि दिव्या जो है वो यशपाल का उपन्यास है। ठीक है, आप लिख लेना, 1945 में प्रकाशित है। जहाज का पंछी 1954 में प्रकाशित है, इलाचंद्र जोशी की रचना है। अमृत और विष अमृतलाल नागर की रचना है और ये पहला पड़ाव जो है वो श्रीलाल शुक्ल की रचना है। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। मैं ज़्यादा लिख नहीं रही हूँ दोस्तों, आप मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। और ये अमृत और विष जो है 1966 में प्रकाशित है, ये अमृतलाल नागर की रचना है। ठीक है, पहला पड़ाव का प्रकाशन बता देती हूँ, 1987 है। ठीक है, एक बार फिर से याद कर लीजिए, क्लास में ही यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं कि दिव्या 1945 में प्रकाशित है, यशपाल का उपन्यास है। यशपाल हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, तो आप एक बार यशपाल को जरूर ध्यान रखिएगा। फिर जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी की रचना है, 1954 में प्रकाशित है। अमृत और विष 1966 में प्रकाशित है, अमृतलाल नागर की रचना है, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं। और पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल की रचना है, 1987 में प्रकाशित है। और श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास भी हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ए नंबर ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब जिनके पास मेरी पुस्तक होगी उनको पढ़ने में ज़्यादा आनंद आता होगा, क्योंकि ये वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र बताना है। हो सकता है कोई यहाँ पर प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र पूछ लिया है, आपकी जितनी रचनाएं लगी हैं उनमें से किसी भी रचनाओं के पात्र पूछ सकता है, तो ये पैटर्न भी आपको तैयार करके रखना है। आज जो हम प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं उसमें हमें पैटर्न ही तैयार करके रखने हैं कि जिस तरह के पेपर प्रश्न में आते हैं उस टाइप के प्रश्न आप पेपर में सॉल्व कर पाएं। तो यहाँ पर कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर ये प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र हैं। हर प्रश्न नहीं है, तो 1 2 4 हम लगा लेते हैं और 1 2 4 जो है यहाँ पर, ठीक है, सी नंबर पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रही साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो रहा है और रिपीट एंड रिपीट बहुत बार रिपीट होके आ गया है, तो अभी भी आ ही रहा है। आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि नूतन ब्रह्मचारी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट उपन्यास है और ये आपका प्रकाशित हुआ है 1886 में। ठीक है, 1886 में प्रकाशित हुआ है। आप थोड़ा सा ये चीज़ें जरूर याद रखना दोस्तों। और ये रचना किसकी है ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। इसके बाद दूसरा उपन्यास परीक्षा गुरु, आप जानते हैं कि लाला श्रीनिवास दास की रचना है जो कि 1882 में प्रकाशित है। आदर्श दंपति बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, 1904 में प्रकाशित है, लज्जाराम मेहता की है। और प्रणयनी परिणय ये भी इंपॉर्टेंट है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। मुझे लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, 1890 में ये भी प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी नंबर है, परीक्षा गुरु, जो कि 1882 में प्रकाशित है। लाला
श्रीनिवास दास की रचना है। अगला है विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास हैं। बताना है आपको कौन कौन सी रचनाएं हैं जो विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। जल्दी से लिख लीजिए। वे दिन बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, निर्मल वर्मा की रचना है। इसका प्रकाशन लिख लीजिए, कब प्रकाशित होती है, तो 1964 में यह प्रकाशित हुई है। रुकोगी नहीं राधिका, इसका भी प्रकाशन आप लिख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है 1967। ऊषा प्रियंवदा की रचना है। 19 आप लगा लेना, मैं 67 लिख रही हूँ। 7 नदियां एक समुंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, नासिरा शर्मा की रचना है। ये कई बार आपके पेपर में आ चुकी है। 1984 में प्रकाशित है। उस शहर तक, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1997 में प्रकाशित है। और ये तेजेंद्र की रचना है, दलित पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये तेजेंद्र की रचना है, एक दलित लेखक तो नहीं कह सकते तेजेंद्र को, पर दलित पृष्ठभूमि पर आधारित रचना है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा निकल के आता है वो 1, 2, 3 हमारा करेक्ट है और ए नंबर ही हमारा करेक्ट है। 4 नंबर क्या है, वो विदेशी पृष्ठभूमि पर नहीं बल्कि दलित पर आधारित रचना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पेपर कब आया हुआ है, ये भी यहाँ पर मेंशन हो रखा है। अगला है देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। तो यहाँ पर झूठा सच, तमस और छोटे छोटे महायुद्ध, ये देश विभाजन पर आधारित रचनाएं हैं। ठीक है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है, नहीं सॉरी, हाँ कितने पाकिस्तान, ये छोटे छोटे महायुद्ध जो है ये रमाकांत मालवीय की रचना है और इम्पॉर्टेंट है, 1977 में ये प्रकाशित है। ठीक है, 1977 में ये प्रकाशित है, रमाकांत की रचना है। यहाँ पर झूठा सच के बारे में आप जानते हैं कि इसका पहला भाग 58 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 60 में प्रकाशित हुआ। तमस 1973 में प्रकाशित हुआ, मैंने कहा 1919 आप लगा लेना। कितने पाकिस्तान 2000 में प्रकाशित हुआ है, ये कमलेश्वर की रचना है। ठीक है, तो 1, 2, 3 हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। बताना है आपको कौन सा नहीं है। आपको पता है समर सेस जो उपन्यास है वो विवेकी रॉय का है और आप यहाँ पर लिख लीजिए कि विवेकी रॉय की यह रचना 1988 में प्रकाशित हुई है। इसके बाद टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज और कटरा बियारजू, इनका भी प्रकाशन आप याद कर लीजिए क्योंकि पेपर में आपके आ जाता है। तो 1969 में प्रकाशित हुआ है टोपी शुक्ला। ठीक है, 1969 में टोपी शुक्ला। दिल एक सादा कागज जो प्रकाशित हुआ है वो प्रकाशित होता है 1973 में और इसके बाद कटरा बियारजू प्रकाशित हुआ है 1978 में। आप 19 लगा लेना, 1900 सिर्फ आप प्रकाशन वर्ष दोस्तों याद रखिएगा। चलिए, तो समर सेस किसका है, विवेकी रॉय का है और बाकी जितने भी हैं वो यहाँ पर राही मासूम रजा के उपन्यास है। अगला है मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। ठीक है, आदर्श दंपति आप देख रहे हैं कि ओल्ड पेपर है, वो पहले भी आ चुका है। ठीक है, पहले भी आ चुका है जो कि लज्जाराम मेहता की रचना है और 1904 में प्रकाशित हुई है। चलिए, ये चंद हसीनों के खतूत जो है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है जो कि 1927 में प्रकाशित हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर है निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है मानस का हंस जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र और गर्मराख। ठीक है, ये 2018 नहीं बल्कि 2019 का पहला प्रश्न है। ठीक है, जब हमारा नया पैटर्न आया था उस समय ये प्रश्न दोस्तों आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 19 का ये पहला प्रश्न था, मैंने यहाँ 18 लगाया हुआ है, आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये गर्मराख जो है ये उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है, 1957 में प्रकाशित है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। भूले बिसरे चित्र 1959 में प्रकाशित है, भगवती चरण वर्मा की रचना है। टेराकोटा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है और ये 1971 में प्रकाशित है। टेराकोटा जो कि लक्ष्मीकांत वर्मा की है, 1971 में प्रकाशित है। और मानस का हंस 1972 में प्रकाशित है, ये अमृतलाल नागर की रचना है। तो यहाँ पर 57, 59, 71, 72 ये आपका क्रम हो गया। 19 आप मैंने कहा कि लगाते रहिएगा और
अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए अभी देखो ये 19 का प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? तो करेक्ट आंसर है हमारा मानस का हंस। हम देख लेते हैं, अमृत और विष, खंजन नयन और नाच्यो बहुत गोपाल, इनका प्रकाशन क्या है? तो अमृत और विष का जो प्रकाशन है 1966 है। खंजन नयन का प्रकाशन हम नोट डाउन कर लेते हैं 1981 है, और नाच्यो बहुत गोपाल का 1978 है। तो खंजन नयन 1981 में प्रकाशित है, 1978 में नाच्यो बहुत गोपाल प्रकाशित है, और मानस का हंस आपका 1972 में प्रकाशित है। तो ये हो गए अमृतलाल नागर की के उपन्यास। और जो पाठ्यक्रम में आपके उपन्यास आए हैं जरूर उनको याद करके रखें, नहीं तो परीक्षा के टाइम पर आप ध्यान से आपके उतर जाएगा रचनाओं का प्रकाशन, वहीं पर आपका 2 नंबर का प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों की कथा दृष्टि के अनुसार हमें सुमेलित करना है उनके समय को। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये चीज़ देखना कि कौन सा है जो आपसे बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पीपीटी कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया है, नहीं बड़ा नहीं है, ठीक है, ओके ठीक है। हम अब जो आपसे बनता हो पहले वो लगा लीजिए। चलिए आपकी दृष्टिकोण से पेपर को सॉल्व करती हूँ। मान लीजिए आपको याद है बाण भट्ट की आत्मकथा 6ठी 7वीं सदी के काल की रचना है। फिर 4 चंद्रलेख जो है 12वीं 13वीं शताब्दी के काल की रचना है। यहाँ पर पहली दूसरी के काल की कोई रचना नहीं है, बल्कि आपका जो ये अनामदास का पोथा है वो औपनिवेशिक काल है, और पुनर्नवा जो है वो 4थी शताब्दी के काल की रचना है। ठीक है, ऑप्शन में देखना कि ए का चौथा, यानी ए ऑप्शन का चौथा से कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, या ए का दूसरा आप देख लेना कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप अपना करेक्ट आंसर निकाल लेंगे। और आपका यहाँ पर 2 4 1 3 जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी आपका 4 नंबर 2 4 1 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए, लाला श्रीनिवास दास के निम्नलिखित में से किन विधाओं पर लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है? तो आप एक चीज़ आप देखना, आप यदि कविता को काट दें, क्योंकि इनकी कोई भी कविताएं हमें मिली नहीं हैं, यदि कविता को आप काटते हैं तो 3 नंबर को यहाँ काटा, 3 नंबर को यहाँ काटा और 3 नंबर को इस ऑप्शन पे काटा, तो 1 2 ऑलरेडी आपको ऑप्शन में उत्तर मिल ही जाता है, और 1 2 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो हमें देखने को मिलता है वो है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो यहाँ पर मुस्लिम लीग करेक्ट आंसर है, और ये भी 2019 का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल कर आता है। वीडियो को पॉज करके दोस्तों अपना आंसर आप जरूर देते रहना, ठीक है, अपना उत्तर आप जरूर देते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये दोनों जिंदगी नामा के पात्र हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि निस्सहाय हिंदू 1890 में प्रकाशित है, किसकी रचना है? 1890 में प्रकाशित राधा कृष्णदास की रचना है। और आप ये डार से बिछुड़ी और यारों के यार, इसको भी आप ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि देखो ये पेपर में आए हुए प्रश्न हैं तो जरूर आते हैं। और यहाँ पर केवल ऐसा नहीं कि आप जिंदगी नामा को ही पढ़ें, कृष्णा सोबती के अन्य उपन्यास भी आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि मित्रों मरजानी और सूरजमुखी अंधेरे के समय सरगम, इनकी रचनाएं भी, इनका प्रकाशन भी पेपर में आता है, तो ये भी आप देख के रखिएगा। जैसे कि अभी हम उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो मैंने कई बार कहा है अपनी पिछली वीडियो में, हो सकता है आप मेरे नए दर्शक हो, पिछली वीडियो में मैंने कहा है कि उपन्यास की रचनाएं अच्छे से देखें, ऐसा नहीं कि केवल पाठ्यक्रम में लगी रचना को देखें, जो और अन्य रचनाएं भी उनकी हैं उपन्यास विधा की, वो भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो वामा शिक्षक, सूरजमुखी अंधेरे के, भाग्यवती, देवरानी ठानी की कहानी, ये आपसे यदि नहीं भी बनता, यानी कि आपको पूरे के पूरे उत्तर याद ही नहीं है इसके प्रकाशन, तब भी आप इस ट्रिक से उत्तर लगा सकते हैं। कैसे?
देखिएगा, आपको पता है दौरानी जेठानी की कहानी जो है वो 1870 में प्रकाशित है। तो ऑप्शन में जाओ, देखो कि डी नंबर यानी 4 नंबर से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा। तो 4 नंबर से ना तो ये स्टार्ट हो रहा, ना ही सी नंबर, ना ही बी नंबर, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है, एक नंबर जो 4 नंबर से जिसकी शुरुआत होती है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, भाग्यवती 1877 में प्रकाशित है, ये आपकी श्रद्धाराम फिल्लौरी की है। सूरजमुखी अंधेरे के, आप लिख लीजिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, कृष्णा सोबती की है और 1872 में प्रकाशित है। वामा शिक्षक 1872 में प्रकाशित है, ये आपका ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय की रचना है, दोनों के सहलेखन में लिखी गई थी। सूरजमुखी कृष्णा सोबती का है, इसको भी आप लिख लीजिए 1972 में प्रकाशित हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। देखिए 4 नंबर के बाद आपका 1 नंबर आया है, तो इस ट्रिक से आप पेपर को सॉल्व करिएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित कृतियों को सुमिलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। अलमा कबूतरी जो है वो मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। अब ये भी देख लो कि आपका ए का 1 नंबर पे कहाँ मैच कर रहा है। ठीक है, तो ए का 1 नंबर पे केवल बी ऑप्शन पे मैच कर रहा है, और आप देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं, यही आपका करेक्ट आंसर है। आप चाहें तो और भी ऑप्शन में लगा सकते हैं, पर आप लगा लीजिए कि अलमा कबूतरी कब प्रकाशित हुआ है, ये 2000 में प्रकाशित हुआ है। या प्रकाशन तो आप जरूर ही याद रखिए ओल्ड पेपर का, कैसे भी सुनिए, कैसे भी याद करिए, कहीं भी लिखिए, रफ में नोट डाउन करिए, दिमाग में कहीं भी छापिए, लेकिन जितने ओल्ड पेपर के पैटर्न के प्रश्न आए हैं, साथ में प्रकाशन वर्ष आए हैं, वो आप याद करके रखें। नहीं याद करेंगे तो आपका ही नुकसान है। यानी आप बाहर की रचनाएं आप बहुत नहीं याद कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, पर ओल्ड पेपर आप जरूर याद रखें। जितना भी ओल्ड पेपर 2018 से लेकर के या 20 से लेकर जहां से आप याद करने की सामर्थ्य रखते हो, तो उनको याद रखिए। ठीक है, छिन्नमस्ता का प्रकाशन वर्ष लिख लीजिए 1993 है, और ये रचना है प्रभा खेतान की। 1993 इसका प्रकाशन है, 19 आप लगा लेना। सूखते चिनार है आपकी मधु कांकरिया की, और इसके बाद परिजात है नासिरा शर्मा की रचना। ठीक, परिजात नासिरा शर्मा की सूखते चिनार मधु कांकरिया की है। सूखते चिनार का प्रकाशन लिख लीजिए 2012 है, और परिजात का प्रकाशन 2011 है। ठीक है, 2011 में परिजात, 2012 में सूखते चिनार प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो बी नंबर है वही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है। देखो अब ये ग्रामीण को गांव को पूछ रहा है, अब पूरे उपन्यास में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किस गांव में राग दरबारी का जिक्र है, किस गांव में बेलारी सेमरी गांव का जिक्र है, किस उपन्यास में डेरा जट्टा गांव का जिक्र है। यानी कि पूरे उपन्यास का, जैसे कि जलंधर, दिल्ली, आपका तमस उपन्यास के गांव का जिक्र, या झूठा सच के गांव का जिक्र, या फिर मानस के हंस उपन्यास के जो भी ग्रामीण परिवेश जो भी रहे हैं, तो पूरे उपन्यासों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर तो आप आंसर जान रहे हैं कि राग दरबारी है, जो कि 1968 में प्रकाशित है। आधा गांव का ध्यान रखिएगा, आधा गांव जो है गंगोली गांव पर, गंगोली गांव की कथा आधा गांव उपन्यास में है, इम्पोर्टेंट है। और ये राही मासूम रजा का उपन्यास है। ठीक है, आधा गांव। जल टूटता हुआ भी याद रखिएगा, रामदरस मिश्र की रचना है, जो कि 1969 में प्रकाशित हुई है। रामदरस मिश्र की रचनाएं कई बार आपके पेपर में आई हैं, तो इनको भी देखना। राइट आंसर आपका 1 नंबर है। और खासकर जो मध्य प्रदेश स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए ये जो हमारी क्लास है बहुत ज़्यादा उपयोगी है। प्रश्न है कि सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन कौन सा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा तमस और झूठा सच। 3-4 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तमस 1973 में प्रकाशित है। झूठा सच आपको पता है 2 भाग है, पहला भाग 1958 में, दूसरा भाग 1960 में। आवारा मसीहा 1974 में प्रकाशित है, विष्णु प्रभाकर की रचना है। और आपको पता है महाभोज, यहाँ पर क्योंकि उपन्यास की बात हो रही है
तो हम उपन्यास के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। मन्नू भंडारी की रचना है। प्रकाशन वर्ष आप लिखिएगा कि इसका प्रकाशन आप क्या लगाते हैं, आप 79 लगाते हैं या आप 83 लगाते हैं, 1983 लगाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनसे संबंध उपन्यासों से सुमेलित करना है। ये पैटर्न आपका अभी इस बार रिपीट हो सकता है, ठीक है। ये पैटर्न जो है दोस्तों आपका इस बार रिपीट हो सकता है, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी ध्यान रखिएगा। चलिए, मेरे यदि स्वेटर में जेब होता तो माइक का जो ये बॉक्स है मैं रख लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए, मैं इसको हाथ में ही ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ऐसे प्रश्नों पे आपको क्या करना है कि आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। जो आपसे बनता है वो जा करके ऑप्शन में आपको देखना है। अच्छा, पीपीटी का जो मैंने साइज रखा है मैंने बहुत बड़ा कर दिया है, मुझे पता आइडिया नहीं था कि पीपीटी का साइज मुझे कितना रखना है। तो अभी अब नेक्स्ट जो क्लास आएगी मैं पीपीटी का साइज छोटा करके रखूँगी। अभी मुझे पता भी नहीं है आपको कितने साइज में दिखता होगा, ठीक है। तो उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण। अच्छा, दलित जीवन पर आधारित है यहाँ पर नाच्यो बहुत गोपाल। और आप बी का तीसरा मिलान कर लो कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। या तो आप देख लो ये पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का जो चित्रण है, ये है आपका भर्ती परिकथा में समय सरगम उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों, यानी कि ए का आपका चौथा होगा। और जाके देख लो कि ए का चौथा कहाँ पर है, और ए का चौथा सिर्फ एक जगह पे है, ए नंबर पर, और ए नंबर ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में है। आपका बंटी 1971 में प्रकाशित है, मन्नू भंडारी की रचना है। एक बार अच्छे से देख लेना महाभोज को भी। महाभोज उपन्यास यदि ना भी देख पाए तो नाटक जरूर देखना आप अच्छे से, क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न आपका आता है। महाभोज का प्रकाशन 1983 ही हमने पढ़ा है अभी। टूटा हुआ इंद्रधनुष मंजुल भगत की रचना है जो कि 1976 में प्रकाशित है। तिरछी बौछार ये भी मंजुल भगत की ही रचना है, ये दोनों रचनाएं ही मंजुल भगत की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। तो यहाँ पर कौन से पात्र नहीं हैं? वीरपाल सिंह और जानवी जो है मानस के उपन्यास के पात्र नहीं है, मानस का हंस उपन्यास के। आप ध्यान रखना है और नहीं है, ये भी पेपर के टाइम पे ऑप्शन आप जरूर ध्यान रखना। अगला है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 7 नदियां एक समुंदर, सी ऑप्शन आप यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं। दूसरी तरफ वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, इम्पॉर्टेंट है। फिर लाल पसीना अभिमन्यु अनंत की रचना है जो कि 1977 में प्रकाशित है, बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है और कई बार ये आपके पेपर में रिपीट भी हो गई है। अभी 7 नदियां एक समुद्र ऑलरेडी हम पढ़ कर आए हैं, नासरा शर्मा की रचना 1984 में प्रकाशित है। और वे दिन हम पढ़कर आए हैं ओल्ड पेपर में कि निर्मल वर्मा की रचना है जो कि 1964 में प्रकाशित है। अभी हम ओल्ड पेपर में इस रचना को पढ़कर आ रहे हैं। आगे है कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। आपको पता है सैलूप और बसंती, बसंती रचना जो है ये भीष्म साहनी की रचना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और 1988 में प्रकाशित है, ठीक है। 1988 में प्रकाशित, दोस्तों आप 19 लगा लेना। सैलूप जो है वो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की रचना है जो कि 1989 में प्रकाशित है, ठीक है। 1989 में प्रकाशित है, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की है। आपका बंटी 71 में, महाभोज 83 में आपको पता है। तो ये रचनाएं यहाँ पर 3 और 4 जो है हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, तमस उपन्यास के पात्र हैं, बताना है कौन है जो तमस उपन्यास के पात्र हैं। तो आप देख रहे हैं रिचर्ड और लीजा, 2-3 हमारा यहाँ पर 2-3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है और सी नंबर हमारा करेक्ट है।
अगला है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास ने बाल वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? शेखर एक जीवनी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेखर एक जीवनी के दोनों भाग जरूर पढ़ के रखिए। प्रथम भाग भी 4 खंड में है और दूसरा भी। तो आपको पता है कि ये इसका प्रथम भाग 1941 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ था। त्यागपत्र किसका उपन्यास है? ज्ञानेंद्र का उपन्यास है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है ये त्यागपत्र। पर्दे की रानी जयवर्धन, त्यागपत्र और जयवर्धन दोनों ही ज्ञानेंद्र का उपन्यास है। जयवर्धन का जो प्रकाशन है 1956 है, ठीक है, 1956 है। अच्छा, आज मैंने बहुत हिम्मत करके क्लास की है, ठीक है, मतलब 3.5 महीने हो गए मैं दोस्तों क्लास नहीं कर पाई, मतलब किसी प्रकार की मैं कोई क्लास नहीं कर पाई। मैं ना तो कोर्स वालों के लिए, मतलब मेरा मन लगा रहे तो इसलिए मैं यूट्यूब पर थोड़ा थोड़ा काम करती थी जो चैनल जिनके होते हैं उनके साथ। और मुझे लग रहा था कि मैं चीज़ें भूल जाऊंगी, क्योंकि मैं कहते हैं ना जब आप पढ़ना छोड़ देते हैं तो चीज़ें भूलती हैं। और बिल्कुल पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि यदि आप काम करना बंद करेंगे तो वो आपको भी छोड़ देगी। यानी कि आप सरस्वती को छोड़ देते हैं यदि, तो सरस्वती आपको भी छोड़ेगी। ये चीज़ मैंने नोटिस किया अभी। तो मैं पिछले कई दिनों से मैं हिम्मत कर रही थी पर आ नहीं पा रही थी, मुझे लगता था मैं बार बार कहीं गलत ना करूं कुछ। पर अभी मैंने अपना नोट्स भी रख लिया है कि जब मैं चीज़ें भूलूंगी तो मैं वहाँ से देख लूँगी। पर मैं क्लास अभी आपको 10 दिन बता देती हूँ, जो कुछ मेरा अनुभव है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो त्यागपत्र जो है ये भी ज्ञानेंद्र का उपन्यास है। जयवर्धन ये भी ज्ञानेंद्र का उपन्यास है। हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। वो बता रही थी कि जयवर्धन जो है 1956 में प्रकाशित है और मैंने बता दिया आपको। अब पर्दे की रानी जो है वो 1942 में प्रकाशित है, इला चंद्र जोशी की है, ठीक है, 1942 में प्रकाशित है, इला चंद्र जोशी की है। और ये जयवर्धन 1956 में प्रकाशित है। त्यागपत्र का प्रकाशन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 1937 में प्रकाशित है, ठीक है, 1937 में प्रकाशित है त्यागपत्र, ठीक है। पर्दे की रानी को जरूर याद रखना, इला चंद्र जोशी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम 2020 की रचनाओं में हमें 25 तक रचनाएं सॉल्व करनी है। यहाँ पर 137 मेरे ख्याल से प्रश्न हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से देखते रहना क्लास को। देहाती दुनिया उपन्यास में किस गांव को केंद्र बनाया गया है? तो राम शहर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। शिवपालगंज आपको पता है राग दरबारी का जिक्र है। गंगोली गांव का जो जिक्र है वो आवा उपन्यास में है, ठीक है। मछली शहर में ढूंढ रही थी पर मुझे मिला नहीं इसका। लक्ष्मीदासन किस उपन्यास की पात्र है? करेक्ट आंसर है हमारा मैला आंचल, जो कि 1954 में प्रकाशित है। हम परती परिकथा, जुलूस और कितने चौराहे का प्रकाशन भी याद कर लेते हैं। तो जुलूस का प्रकाशन जो है वो 1965 है। परती परिकथा का जो प्रकाशन है वो 1957 है और कितने चौराहे का प्रकाशन 1966 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैला आंचल 1954 में, परती परिकथा 1957 में, जुलूस 1965 में, कितने चौराहे 1966 में। ये सभी रचनाएं जो हैं वो फणीश्वरनाथ रेणु की है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में इनका उपन्यास लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है तो धरती धन्य अपना और मुट्ठी भर काकर। धरती धन्य अपना का प्रकाशन यदि हम देख लेते हैं तो हमारा उत्तर हो जाए, प्रकाशन 1972 है इसका। यहाँ पर यथा प्रस्तावित जो है ये गिरिराज किशोर की रचना है, ठीक है, आप लिख लेना, नाम नहीं लिख रही मैं, गिरिराज किशोर की है, जो कि 1982 में प्रकाशित हुई है। और किस्सा गुलाम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, रमेश चंद्र शाह की रचना है, 1986 में प्रकाशित है। ये 1986 में प्रकाशित है, रमेश चंद्र शाह की है। मुट्ठी भर काकर का भी प्रकाशन लिख लीजिए, इसका प्रकाशन हो जाएगा 1976, ठीक है, 1976। अब आप कमेंट में अपनी बात ज़रूर लिखते रहना, मतलब इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं अगली क्लास जल्दी अपलोड करूँगी। यानी अभी मुझे इकाई 6, 7, 8, 9, 10 अपलोड करना है, इकाई 5 भी अपलोड करना है, यानी कि पूरे ही ऑल पेपर मुझे अपलोड करने हैं। बस आप कमेंट अच्छा लिखते रहना और क्लास उनके पास भेजिएगा जिनके लिए क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। तो जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है 1, 4 हमारा करेक्ट है और यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा
करेक्ट हो गया। चलिए अगला है महिला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं हैं। तो अब देखो यहाँ पर महिला आंचल के जो पात्र नहीं हैं वो कौन नहीं हैं? श्रीधर और सरस्वती महिला आंचल के पात्र नहीं हैं। अगला है गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला है? तो बहुत ही सरल है, ठीक है, आप बता देना मुझे यहाँ पर किसको लगाना है, ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है, इसका उत्तर आप बताना। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है, वो है आपका आपका बंटी। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव की रचना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रकाशन दोस्तों आप जरूर लिख लीजिए, 1963 में प्रकाशित हुई है, ठीक है। अनुगूंज जो है गीतांजलि श्री की रचना है। आपका बंटी तो आप जानते हैं 71 में प्रकाशित है। बेघर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ममता कालिया की रचना है, ये भी आपकी 1971 में ही प्रकाशित हुई है, 1971 में ही प्रकाशित हुई है। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव की 1963 में प्रकाशित है, जो कि मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव के सहलेखन में ये लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ती हूँ, और हम निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास हैं, कौन कौन से हैं ये हमें देखना है। तो स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है हमारा, करेक्ट आंसर है यहाँ पर 2 और 4, एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए, ठीक है, 2 4 हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। पर एक बार हम देख लेते हैं, समय सरगम मैंने कहा कि कृष्णा शोभती का उपन्यास है, जो कि 2000 में प्रकाशित है। एक जमीन अपनी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, चित्रा मुदगल की है, जो कि 1990 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। एक जमीन अपनी 1990 में प्रकाशित हुई थी, जो कि चित्रा मुदगल की। एक बार मैं देखना चाहूँगी, शायद लाइट ऑफ हुई थी तो मैं देखना चाहूँगी रिकॉर्डिंग, हाँ चल रही है, चलिए ओके, ठीक है ओके। तो ये एक जमीन अपनी कब प्रकाशित हुई है? 1990 में, चित्रा मुदगल की है। एक चिथड़ा सुख भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, निर्मल वर्मा की रचना है, 1979 में प्रकाशित हुई है निर्मल वर्मा की रचना एक चिथड़ा सुख। और मुझे चांद चाहिए, ये भी सुरेंद्र वर्मा की रचना है, 1996 में प्रकाशित हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है बाण भट्ट की आत्मकथा की मूल कथा किसने उच्छ्वास में? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 20 उच्छ्वास यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का जिक्र है? परीक्षा गुरु करेक्ट आंसर है। अब आपको बताई हूँ, पहले भी ओल्ड पेपर में आ चुका है कि भाग्यवती 1877 में प्रकाशित है, जो कि श्रद्धाराम फिल्लौरी की है। नूतन ब्रह्मचारी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बालकृष्ण भट्ट की 1886 में प्रकाशित है, ये भी अभी ओल्ड पेपर में आ चुका है। श्यामा स्वप्न 1888 में प्रकाशित है, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है, ठीक है, कौन आपको पता ही है, झरोखे, तमस झरोखे, कड़िया, मायादास की माड़ी, ये सब ये किसकी रचनाएं हैं? ये सब भीष्म साहनी की रचनाएं हैं। तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज तो खूब ही करना भैया। अब आप 4 नंबर को काट दो जहाँ पे हो, ठीक है। यहाँ पे जुगलबंदी और ओस 1 और 3, जुगलबंदी और लोग, ये 1 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं देख भी लेती हूँ, क्योंकि ओस की बूंद जो है 1970 में प्रकाशित, ये राही मासूम रजा की रचना है, ओस की बूंद, ठीक है। यदि बात करूँ मैं लोग की, तो ये 1966 में प्रकाशित है, और ये भीष्म साहनी की रचना कब प्रकाशित होती है? ये 1967 में प्रकाशित हुई है। जुगलबंदी का भी आप प्रकाशन लिख लीजिए, और एक बार गिरिराज किशोर की रचनाओं को जरूर देख लेना। जुगलबंदी 1973 में प्रकाशित हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गोदान उपन्यास कितने खंडों में विभक्त है? तो 36 खंडों में। अब इस तरह का प्रश्न आ गया है, तो जरूर आप देख के रखना ये पैटर्न।
विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है परिशिष्ट चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे, धूप छाही रंग। यहाँ पर हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं कौन हमारा करेक्ट आंसर है। तो 1, 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1, 2 हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का हमें सही अनुक्रम बताना है। मानस का हंस का प्रकाशित हुआ 1972 में। पीढ़ियां खंजन नैन सुहाग के ऊपर। एक बार देख लेते हैं सभी का प्रकाशन। खंजन नैन ओल्ड पेपर में आ चुका है, 1981 में प्रकाशित है। पीढ़ियां का प्रकाशन 1990 है और सुहाग के नूपुर का जो प्रकाशन 1960 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो कि ए नंबर से कौन सा ए के बाद सी कहाँ पर है, और ए के बाद जो, क्योंकि सुहाग के नूपुर 60 में है, तो 4 नंबर से पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। ए नंबर ही हमारा करेक्ट है यहाँ पर। एक नहीं, ए कैसे होगा, हाँ 60। ठीक है, 60 के बाद 72, 72 के बाद 81। हाँ सही है, एक बार देख लेती हूँ अच्छे से। सुहाग के ऊपर 1960 में पहले 4 नंबर आएगा, फिर इसके बाद 4 नंबर के बाद तो 1972 आ गया है, 1 नंबर होना चाहिए। 4, 1 और इसके बाद 3 और 2। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पेपर के टाइम पे भी चीज़ें होती हैं तो आप देख लेना, गलती ना हो ऐसे। फिर से प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का अनुक्रम लगाना है। मानस का हंस 72 में, झूठा सच 58, 60 में, राग दरबारी 68 में और जिंदगी रामा 79 में प्रकाशित है। आप 2 नंबर से देख लो, 2 नंबर से 58 के बाद आपका राग दरबारी 68 में। ठीक है, राग दरबारी जो है वो आपका 68 में प्रकाशित है। तो 2 के बाद 3 और 2 के बाद 3 यहाँ पर आ रहा है, यही बी नंबर हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं, कौन पात्र हैं राग दरबारी उपन्यास के? आपको पता है मदन मोहन परीक्षा गुरु का पात्र है, तो इसको तो हमें कट करना पड़ेगा। फिर ये काशी सिंह और गंडा सिंह जो है ये जिंदगी नामा के पात्र हैं, है ना। फिर यहाँ पे ये मास्टर शंभुदयाल ये भी परीक्षा गुरु का पात्र है, और आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो बी नंबर ही है। ठीक है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। चलो ओके आगे बढ़े। अगला है स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किसमें है? तो ये तमस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमस का प्रकाशित हुआ, तमस 73 याद रखना, ऐसे ट्रिक याद करना। आप एक बार लिख लो, कड़ियां का प्रकाशित होता है। ठीक है, कड़ियां आपका 1970 में, झरोखे 1967 में। कड़ियां 1970, झरोखे 1967 और बसंती का जिक्र हो चुका है, 1980 में प्रकाशित है। ये ओल्ड पेपर में अभी 1-2 बार आ भी चुका है, तमस 73 में प्रकाशित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं, कौन से पात्र हैं? आपको पता है ये सप्पन, ये रूपन बाबू होगा, 4 नंबर को काट दीजिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं है। तारा और जयदेव, और इसके बाद सोमरा। 1, 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 3 ए नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है धरती धन्ना अपना। राजनीतिक बोध पर आधारित उपन्यास है तमस। जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस, और आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है शेखर एक जीवनी। तो 1 का चौथा देख लो कहाँ पर है, और 1 का चौथा सिर्फ एक जगह पे है, यही आपका करेक्ट आंसर है, ए नंबर। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, फिर से पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ हमें मिलान करना है। तो महंत रामदास जो है वो मैला आंचल के पात्र हैं। ठीक है, मुराद अली तमस का पात्र है, कंचन झूठा सच की पात्र है, कैलाश नाथ मानस के हंस का पात्र है। 1 का चौथा कहाँ मिल रहा? ए यहाँ पर है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से स्थानों का जिक्र है। लाहौर का संबंध कहाँ से है देख लेते हैं। झूठा सच से है, शिवपालगंज का राग दरबारी से, कान्य कुब्ज का बाढ़ भट्ट की आत्मकथा से, अमृतसर का संबंध उसने कहा था। तो देख लेते हैं ए का दूसरा कहाँ मैच कर रहा। ए का दूसरा एक जगह पे यहाँ मैच कर रहा,
और यही आपका ए नंबर ही करेक्ट आंसर है। पेपर के टाइम पे थोड़ा सा ये चीज़ें हम मिलान कर लेना। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फिर से उपन्यासों का क्रम बताना है। मानस का हंस 72 में रिपीट प्रश्न हो रहा, ये 58-60 में, ये 68 में और ये 79 में। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा ये रिपीट हो क्या है 2-3, ठीक है आपका 2-3 और 1-2-3-1-4 करेक्ट है, 2-3-1-4 2-3-1-4। अच्छा ए नंबर करेक्ट है। चलिए आगे है, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव। अच्छा सांप्रदायिकता की बात करते ही तमस्ते हम आ जाते हैं। अभी मैं लगता है इसका जिक्र की हूँ, ठीक है कि तमस 73 प्रकाशित हुआ, फिर बसंती को मैंने कहा 1980 में प्रकाशित हुआ, कड़िया को मैंने 1967 बताई हूँ मेरे ख्याल से, हाँ 1967 ही बताई थी, और बसंती 1980 में, कड़िया 1970। ठीक है, अभी अभी ये झरोखे 67 में है, ठीक है तमस 73 में। तो ये रिपीट प्रश्न है। अगला ये भी रिपीट प्रश्न है, ठीक है इसका जिक्र नहीं कर रही हूँ। ये धनिया का कथन है कि बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान उपन्यास में किस पात्र का है? तो धनिया का कथन है। अच्छे से पात्रों को पढ़ लीजिएगा। फिर से यहाँ प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का क्रम लगाना है। शेखर एक जीवनी 1941 में प्रकाशित, तमस 73 में, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा 46 में, महिला आंचल 54 में। आप तो देखोगे एक के बाद 3 कहाँ पे है और एक के बाद 3 यहाँ पर मैच कर रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर। ये चुटकियों में आंसर निकालने वाले प्रश्न हैं। आगे है, तमस का प्रकाशन तमस 73 में कई बार कह चुकी हूँ। चलिए, और ये 36 है, 36 में गोदान प्रकाशित होता है, ठीक है। 72 में मानस का हंस प्रकाशित होता है, 68 में राग दरबारी प्रकाशित होता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन को भी एक बार आप देखने का प्रयास करें। अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है कौन सा उपन्यास? ये कथा कहो उर्वशी जो है, ये आपका देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है, ये वाली, ये 4 नंबर पे, ठीक है। तो नहीं है बताना है, तो ये नहीं है। और सीमाएं टूटती हैं, ये श्रीलाल शुक्ल की रचना है। तो यहाँ पर 1 और 4 हमारा करेक्ट है और डी नंबर ही हमारा करेक्ट आंसर है। मैंने शायद इसका प्रकाशन वर्ष भी लिखा था, तो एक बार आप देख लेना। इसका प्रकाशन सीमाएं टूटती हैं 1973 में प्रकाशित हुआ है। प्रकाशन आप ज़रूर याद रखा करें। एकदा नैमिषारण्य 1972 में प्रकाशित हुआ है। शतरंज के मोहरे की बात करूं तो 59 में प्रकाशित हुआ है, 1959 में। ये देवेंद्र सत्यार्थी की है कथा कहो उर्वशी। मुझे दोस्तों इसका प्रकाशन याद नहीं है। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? तो ये तो आपको पता है, एक विभाजन की त्रासदी है, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता है। 1-3 करेक्ट आंसर है। चलिए अब मैं 56 हो गया, 60 प्रश्न पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगी। अजय के उपन्यासों के पात्र हैं सरस्वती भुवन, ठीक है। 2-3 आपका करेक्ट आंसर, यहाँ पर 2-3 आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ती हूँ। और शिवपालगंज का संबंध आपको पता है राग दरबारी से है। थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। कौन से पात्र उपन्यास महिला आंचल के हैं, ये बताना है, ठीक है। कौन निम्नलिखित में से महिला आंचल उपन्यास के पात्र हैं, ये बताना है। अब देख लेना है एक बार, सहदेव मिसिर और यहाँ पर कमला। कमला का जिक्र कहीं कई बार कमली के रूप में हुआ है, ठीक है। कमला का जो जिक्र है वो कई बार कमली कमली कमला ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर आप तो 2 नंबर को पहले एलिमिनेट कर दो, ठीक है। 2 नंबर आपको जहाँ कहीं मिले तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ये 2 नंबर यहाँ पे, तो कहाँ 2 नंबर यहाँ काटा, 2 नंबर यहाँ काटा, 2 नंबर यहाँ काटा, और 1-3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण है? ये परीक्षा गुरु उपन्यास है। अब मैं थोड़ा सा बैठना चाहूँगी 2 मिनट के लिए दोस्तों, थोड़ा सा बैठ करके मैं आपसे बात ही कर लेती हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, पता नहीं मैं आपको दिख रही हूँ कि नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रुकना चाहूँगी। चलिए, ये आपको पता है, मैंने कहा कि बामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय की रचना है, जो कि प्रकाशित होती है 1972 में।
परीक्षा गुरु आपका 1982 में। नूतन ब्रह्मचारी का जिक्र भी हो चुका है। श्यामा स्वप्न का भी जिक्र ऊपर हो चुका है। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। अभी थोड़ा सा आप भी रेस्ट ले लो, जो भी पानी वानी पीना हो पी लीजिए। थोड़ा सा मैं ब्रेक लूंगी, मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगी। ठीक है, अगला प्रश्न करके मैं कर दे, आप इसका उत्तर देते रहना। 1 मिनट के लिए, ठीक है, आती हूँ मैं अभी। चलिए, सॉरी फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ओके, आई होप कि आप अभी तक वीडियो में बने हैं। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास ने बताना है कि क्या है, इसका विषय बताना है। तो ऑप्शन में है कि 20वीं सदी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। 3 ऑप्शन है कि परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। ठीक है, 1 और 3 हमारा करेक्ट आंसर है। 1 3 आप लगा लीजिएगा, ए नंबर ही आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फिर से कृष्णा शोभित के उपन्यासों का हमें अनुक्रम लगाना है। अब ये भी मैं कह रही थी आपसे नहीं बनेगा तो आप कैसे लगाओगे। देखो, समय सरगम का जिक्र हो चुका है, 2000 में प्रकाशित है। आप तो लास्ट वाला देख लो, ठीक है, कि किस ऑप्शन पे लास्ट में ये है। और हो सकता है सूरजमुखी अंधेरे का जिक्र मैं कई बार की हूँ कि ये 1972 में प्रकाशित है। ठीक है, तो आप देख लो लास्ट में 1 नंबर यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको 1 और 3 पर काम ही नहीं करना है। पेपर के टाइम पे थोड़ा सा याद रखना। मित्रों मरजानी 67 में प्रकाशित है और ए लड़की 1991 में प्रकाशित है। ठीक है, तो आप अब यहाँ से 2 नंबर से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है आपका, सी नंबर। ये 3 नंबर ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। तो यहाँ पर सुचारिता और राजकुमारी चंद्रदीति, यहाँ पर 1 1 3 हमारा। एक और यहाँ पर ऑप्शन आगे पीछे हुआ है, ये चित्रलेखा, पत्रलेखा नहीं चित्रलेखा होगा, पर ऐसा एनटीए ने खुद ही लिख कर दिया था।
ठीक है, तो आपका एक और ये 2 हो गया, ये 3 ऑप्शन हो गए, 1 3 करेक्ट होगा और 1 3 तो कहीं दिख नहीं रहा, 1 2 है, इसको 2 ही मान लेना, लेकिन आप देख लेना, सुधार कर लेना अपनी बुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का क्रम लगाना है। देखो अभी तक जितने भी मतलब कि हम प्रश्न को देख रहे हैं, आप देखेंगे बार बार प्रश्नों में क्या आ रहा है, या तो पात्रों का आपस में मिलान करने के लिए, या तो स्थानों का मिलान करने के लिए, या फिर विषय का मिलान करने के लिए, या उपन्यास की विषय वस्तु का मिलान करने के लिए, या फिर रचना का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, यानी कि या फिर जो प्रारंभिक उपन्यास लिखे गए हैं, चाहे वो राधा कृष्ण दास के उपन्यास की बात करो, ईश्वर प्रसाद कल्याण राय के उपन्यास की, चाहे ठाकुर जगमोहन सिंह हो गए, श्रद्धाराम फिल्लौरी हो गए, लज्जाराम मेहता हो गए, और फिर लाला श्रीनिवास दास हो गए। तो जो प्रारंभिक उपन्यास लिखे गए थे, जब उपन्यास का प्रादुर्भाव हुआ था, तब से प्रश्न आ रहे हैं, या तो जो उपन्यासकार आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं उन्हीं उपन्यासकार की अन्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से 6-7 टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। हम 2021 में हैं, देखिए 25 तक के मैं लास्ट में बताती हूँ आपको कि क्या कैसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो विश्रामपुर का संत का प्रकाशित हुआ है 1998 में। फिर मकान आपका प्रकाशित होता है 76 में, 1976 में प्रकाशित है। सूनी घाटी का सूरज 1997 में प्रकाशित है, और पहला पड़ाव आपका प्रकाशित होता है 1987 में। ठीक है, तो आप देख लीजिए 3 नंबर से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा। ठीक है, 3 नंबर से ये वाला, तो 3 नंबर से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, वो आपका सी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है, यहाँ पर क्या तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या का वर्णन देखने को मिलता है, और यहाँ पर दाम्पत्य संबंध का विघटन है। तो 1 4 हमारा करेक्ट आंसर है, और सी नंबर पर 1 4 है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। ठीक है, तमस का पात्र कौन नहीं है, रत्तो यहाँ पर तमस की पात्र नहीं है दोस्तों। ठीक है, रत्तो जहाँ तक मुझे लगता है ये झूठा सच की पात्र है। एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ, बहुत टाइम से हो गया मतलब कि चीज़ों को देखे हुए। हाँ, तो रत्तो जो है वो झूठा सच की पात्र है, यही हमारा 1 नंबर यहाँ पे राइट आंसर है। प्रश्न है कि उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। यह संवाद गोदान उपन्यास के किन 2 पात्रों के बीच हुआ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है, और मेहता और मालती के बीच ये दोनों संवाद होते हैं। क्या आप बताएंगे वो ये किस पात्र के लिए बोल रहे हैं। मेहता और मालती के बीच जो संवाद चल रहा है वो किस तीसरे पात्र के लिए चल रहा है, यदि आप कमेंट सेक्शन में बताना चाहें जरूर बताएं। ठीक है, लाला मदन मोहन का जो संबंध है वो परीक्षा गुरु से है। राम कृष्ण बाबू का जो संबंध है, मंगल का संबंध यहाँ पे गोदान से है। जुबेर का झूठा सच राम कृष्ण बाबू का मैला आंचल से। ठीक है, तो ए का चौथा और ए का चौथा सिर्फ बस ये ऑप्शन पे है, यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो आपको पता है पार्वती, सुखदेई, दौलत राम, छोटे, ये सब जो पात्र है किस उपन्यास के हैं, तो रानी केतकी की सॉरी देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र हैं। अभी रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की रचना है। वामा शिक्षक का जिक्र ओल्ड पेपर में हो चुका है, भाग्यवती का जिक्र ओल्ड पेपर में हो चुका है। फिर से यहाँ पर आते हैं सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है कि अब बात चुनाव में किस रचना से हो रही, रुप्पन बाबू कि चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली, तीसरी महिवालपुर वाली। ठीक है, रुप्पन बाबू का कथन है। यहाँ पर ये जो समूचा आर्यावर्त है ये लोरी के देव 3 नंबर से है। 1 मिनट, हाँ रुपन बाबू, ये समूचा आर्यावर्त यहाँ पे लोरिक देव का संबंध है। सस पहले तुम ससी, ठीक है, ये शेखर एक जीवनी का है। एक बचता है छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, ये होरी का कथन है। तो ए का दूसरा आप लगा लो कहाँ पर है, ए का दूसरा सिर्फ 1 नंबर पे है, यही आपका ए नंबर ही करेक्ट आंसर है। चलिए, मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। ये भी बड़ा चाक उपन्यास बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलमा कबूतरी भी
कई बार ये उपन्यास आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, ये ओल्ड पेपर का प्रश्न है, पहले 2012-13 में खूब आए हुए हैं। यहाँ पर चाक ही करेक्ट आंसर आपका होगा, तो ए नंबर ही आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन अपना की अंतर वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? तो पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन अपना, अच्छा ओके रिपीट हुआ है प्रश्न, चलिए रिपीट प्रश्न है। अच्छा, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते, प्रसंग बताना है किस उपन्यास में वर्णित है? तो देवरानी जेठानी की कहानी में। और ये उपन्यास वही है जिनका जिक्र पहले भी आपके पेपर में हो चुका है दोस्तों। और ये प्रश्न आपके ऑलरेडी पाठ्यक्रम में आए हैं, प्रारंभिक उपन्यास जो है वोल्ड पेपर के हैं। आगे बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लगा लीजिए शकुन का संबंध आपका बंटी से है, यानी बंटी पात्र से है। महामाया का अघोर भैरव से संबंध है। पार्वती का संबंध यहाँ पर राम बोला से है। हलीमा का संबंध सौदागर सिंह से है। तो ए का तीसरा कहाँ पे है? ए का तीसरा केवल एक जगह पे है ऑप्शन में, यहाँ कहीं भी आपको ए का तीसरा नहीं दिख रहा, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। पेपर के टाइम पे ये चीज़ें आप जरूर नोटिस करना, तभी आप उत्तर लगाइएगा। झूठा सच उपन्यास में वर्णित है, उसका विषय बताना है क्या है? तो विभाजन की भयोत्पादक आशंका और सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। आपका बी और डी, बी डी आपका ए नंबर ही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े। प्रश्न है, परीक्षा गुरु, अच्छा ये तो ओल्ड कथन है, ठीक है रिपीट प्रश्न है, ओल्ड कथन है फिर से, कि परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण इसमें देखने को मिलता है। अगला है, सूची एक को सूची दो से फिर से मिलान करना है। शेखर का संबंध सरस्वती से है, सिलिया का संबंध माता दीन से है, जयदेवपुरी का तारा से, और बाणभट्ट का संबंध बुढ़िका से है। ठीक है, तो ए का आप देख लो चौथा नंबर पे कहाँ है, और शेखर का सरस्वती से, और ए का चौथा नंबर केवल बी नंबर पे है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े। प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है, तो क्या है? या इसमें बालक में असुरक्षा की भावना है और मातृ प्रेम की लालसा है। बी सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ए नंबर ही आपका इसमें करेक्ट है। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का हमें सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, आपका बंटी फिर से 71 में, धरती धन अपना 72 में प्रकाशित है, 1919 लगा लीजिएगा। झूठा सच 1958 में, और ये मायादास की माड़ी का प्रकाशन एक बार देख लेती हूँ किसका प्रकाशन क्या है। ठीक है, 1988 है मायादास की माड़ी का प्रकाशन, और ये भीष्म साहनी की रचना है। ठीक है, 1988 में प्रकाशित है, ये भीष्म साहनी की रचना है। आज बहुत हिम्मत किया है दोस्तों, अब आज हिम्मत कर ली हूँ तो आप क्लास करके अब आ जाया करूँगी, थोड़ा सा बैठना चाहूँगी मैं। चलिए ठीक है, अभी आप उत्तर देख लो, इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट होता है ये हमें देखना है, और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये है 3 नंबर। ठीक है, सी बी ए डी, क्योंकि डी नंबर जो है वो 1988 में प्रकाशित होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, कल से मैं ऐसा पीपीटी बनाऊंगी कि जहां मैं बैठ के भी बातों को बताती रहूं। चलिए ओके। राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं, क्या व्यक्त है? ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना है, और कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति है। तो बी डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइप एरर है, बी डी केवल बी डी। ठीक है, अब आप यदि मुझे भी देखकर नहीं पढ़ पा रहे, आलस से आपको लग रहा तो ये दुर्भाग्य है आप लोगों का। ठीक है, यदि आप ये क्लास देखकर भी पढ़ने की लालसा आपके अंदर नहीं जग रही है, तो ये महा दुर्भाग्य है कि जीतना ही नहीं चाहते, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत ज़रूरी है आज के परिवेश में। आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मतलब कि वो के भरोसे मत बैठिए।
जब तक अभी आपकी उम्र है गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आप लीजिए। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो अर्धनारीश्वर जो है ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। चलिए, शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं बतानी हैं कि यह हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ठीक है, एक तो चलो इसका आंसर आप बताना मुझे। डी नंबर तो करेक्ट बता देती हूँ कि शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। ठीक है, आप बताना मुझे किसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डी ऑप्शन है। आप बताइएगा, यदि अभी अभी 83 प्रश्न तक आप हैं तो बताइएगा इसका राइट आंसर। एक बार दिखा भी देती हूँ, देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। नेक्स्ट सितंबर का प्रश्न है। ठीक है, धनी कौन है, धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। बताना है गोदान में किन पात्रों के मध्य यह संवाद हुआ था। और गोदान से एक प्रश्न दोस्तों जरूर आएगा। ठीक है, गोदान से एक प्रश्न जरूर आएगा। ये गोविंदी और मेहता के बीच संवाद हुआ था, तो गोदान को जरूर आप अच्छे से पढ़ के रखें ताकि यहाँ से आपका कोई प्रश्न छूटे ना। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फिर से यहाँ पे आपको क्रम लगाना है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, सब न याद हो तो देवरानी जेठानी की कहानी को देख लीजिए, 1870 में प्रकाशित है। और देख लीजिए कि सी नंबर से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा, तो सी नंबर से केवल सी ऑप्शन ही स्टार्ट हो रहा है। देखिए ए का यहाँ पे सी नंबर है और यही आपका सॉरी ए का क्यों लगाएंगे, हम तो सी नंबर ही देख रहे हैं ना। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन है, तो सी बी डी ए, क्योंकि आपका जो परीक्षा गुरु है वो 1882 में प्रकाशित है और ये 1888 में प्रकाशित है। निस्सहाय हिंदू ठाकुर जगमोहन की रचना है। और नूतन ब्रह्मचारी जो है ये रचना आपकी आती है 1886 में प्रकाशित है। निस्सहाय हिंदू सॉरी 88 में नहीं 90 में प्रकाशित है। ठीक है, निस्सहाय हिंदू 1890 में प्रकाशित है। चलिए, तो ये देखो आपका ये करेक्ट आंसर मिल गया। अगला है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी, ये तो बहुत बहुत पुराना प्रश्न है, बहुत ओल्ड प्रश्न है ये, कम से कम आपके पेपर में 10 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मालती मेहता से कहती है। ठीक है, ये एक नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला है, परीक्षा गुरु, यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल, देवरानी जेठानी की कहानी सर्वसुखलाल बनिया, शेखर जीवनी की पात्र शारदा है और गोदान की पात्र गोविंदी है। तो एक का दूसरा देख लो कहाँ पर है, और एक का दूसरा जो है केवल एक जगह पे है और यही आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, चुटकियों में आप आंसर निकाल रहे हैं। मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है, तो राम और काम का द्वंद्व वर्णित है। अब मुझे आप बताओ यहाँ पे क्या ऑप्शन आप लगाने वाले हैं। पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, या सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति, या काशी की वैश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। अब आप बताना मुझे। ए तो है यहाँ पर, ठीक है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ए के बाद दूसरा कौन सा ऑप्शन आएगा जो कि आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया, ये तो आप समझ रहे हैं कि ये तो जो कथन है वो देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास से लिया गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है उदांत प्रेम और लोक संस्कृति का सजीव और रसिक अंकन। 1, 2 ही आपका करेक्ट है और ए भी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें उपन्यासों का अनुक्रम लगाना है। राग दरबारी आपको पता 68 प्रकाशित है। बाण भट्ट की आत्मकथा 46 में प्रकाशित है। मैला आंचल आपका 1954 में प्रकाशित है। और अंधेरे बंद कमरे मेरे ख्याल से 61 में प्रकाशित है। एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ। ठीक है, अंधेरे बंद कमरे हाँ 1961 में प्रकाशित है। अब मुझे चीज़ें याद आ रही हैं। ठीक है, ये मोहन राकेश की रचना है। ठीक है, अब मुझे धीरे धीरे मतलब चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, क्योंकि बहुत टाइम मतलब कि लग रहा था कि फिर से मतलब ये चीज़ें पढ़ाऊँगी, क्योंकि देखो किताब देख के पढ़ाना अलग बात है, प्रश्नोत्तरी का उत्तर स्वयं बताना अलग बात है।
ठीक है, तो किताब वाचन करना हो तो आसान लगे, अब जहाँ प्रश्न पढ़ के उत्तर बताना हो तुरंत ही, तो वहाँ पर थोड़ा सा लगता है ना कि कहीं गलत उत्तर ना हो जाए। ठीक है, तो अब मुझे याद आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपको पता है बाण भट्ट की आत्मकथा प्रकाशित है 1946 में, और हम यहाँ से क्रम देखेंगे, सी नंबर से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट होता है, डी ऑप्शन, और यही आपका करेक्ट। देखो ये ना तो ये स्टार्ट हो रहा, ना ही ये, ना ही ये, है ना, डी ऑप्शन स्टार्ट हो रहा, यही आपका करेक्ट आंसर है। बस थोड़ा सा 15 मिनट की और क्लास है आपकी। धरती धन अपना उपन्यास आधारित है, तो पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर और दलित जीवन पर। ठीक है, ए भी हमारा करेक्ट आंसर है, सी नंबर हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास है, तो आपको पता है मानस का हंस जो है वो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, और खंजन सूरदास के जीवन पर। चलो थोड़ा अच्छे से लिख लेती हूँ। ठीक है, मैं प्रैक्टिस करूँगी लिखने का, मैं ज़्यादा बोर्ड पर लिखती नहीं, पर अब प्रैक्टिस करूँगी। ठीक है, कि लिख दिया करूँ सूरदास के जीवन पर। तो बी और डी हमारा करेक्ट आंसर है, ए नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, तमस उपन्यास में वर्णित है, क्या है, सांप्रदायिक विद्वेष है, विभाजन की पृष्ठभूमि है, फिर से बी सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्ण शोभती के उपन्यास आ गए 2000 में। देखो ओल्ड पेपर कितना रिपीट हो रहा ना। ठीक है, जिंदगी नामा आपका कब, 1979 में, 2000 में समय सरगम, सूरजमुखी अंधेरे के कई बार इसका जिक्र हो चुका है, और ये आपका 1972 में प्रकाशित है। एक बार मैं अच्छे से देख भी लेती हूँ ताकि मुझे भूले ना, हाँ सही हूँ। और 1993 में प्रकाशित है दिलो दानिश, 1972 में सूरजमुखी अंधेरे के। तो आप देखो इसी नंबर से स्टार्ट हो रहा, ठीक है, 1972 से, और सी नंबर से केवल ए नंबर ऑप्शन ही स्टार्ट हो रहा, देख लीजिए, और यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए फिर से सूची एक को सूची 2 से मिलान करना है। पंजाब का संबंध कहाँ से है, जिंदगी नामा से। पूर्णिया जिले का संबंध मैला आंचल से। शिवपालगंज का राग दरबारी से। गंगोली गांव का आवा उपन्यास होगा, आधा नहीं आवा उपन्यास होगा, ठीक है, आवा गांव से। तो यहाँ पर ए का तीसरा आप देख लो, सॉरी ए का चौथा, और ए का चौथा सिर्फ एक जगह पे है, और डी नंबर ही आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का जिक्र है, तो प्रकरण शब्द का जिक्र है। आगे है, यह एक ऐसा इतिहास है जो लोक मानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है, और जनमानस के सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। बताना है यह उपन्यास किस उपन्यास के आरंभ से स्टार्ट होता है, तो जिंदगी नामा ही यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। पर एक बार मैं देखना चाहूँगी कहीं ऐसा ना हो कि एनटीए का उत्तर कुछ दूसरा हो, जिंदगी नामा ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ती हूँ। प्रश्न है कि अयोध्या शिव उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं, झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं आया है। ये तो बहुत भर भर के प्रश्न आया दोस्तों, ठीक है, ये भर भर के प्रश्न आया है, कानपुर का जिक्र नहीं हुआ है। चलिए आगे है, मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं, जरा भी हमदर्दी कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलास में उतना ही स्वार्थ। ये कथन भी आपका गोदान से ही लिया गया है, और गोदान का कथन कह रही हूँ जरूर आएगा पेपर में, तो आप चीज़ों को देख के रखिएगा। अगला है कि उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी हैं, तो ऑस्ट्रिया की निवासी हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, लाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत में प्रयोग हुआ है, तो ये जिंदगी नामा उपन्यास है। ठीक है, अच्छे से सभी पात्रों को पढ़ के रखिएगा। मैला आंचल की जो स्त्री पात्र है वो फुलिया, आभा रानी और मंगला देवी है। 3, 4, 5 आपका सी नंबर जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तमस उपन्यास के पात्र हैं, ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये अब्दुल्ला बेग जो है ये तो मानस के हंस में आते हैं, ठीक है, मानस के हंस में है ये अब्दुल्ला बेग, तो ए नंबर को आप काट दो पहले, जहाँ जहाँ ए नंबर है। फिर इसके बाद आपके
ये गिरधारी लाल जो हैं, ये गिरधारी लाल दोस्तों आते हैं कहाँ, ये झूठा सच के पात्र हैं। ठीक है, आपका 2 3 5 करेक्ट है। और देख लो 2 3 5 मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ये गिरधारी लाल को मैंने देखा था पर पता नहीं गिरधारी लाल इसमें भी होंगे पात्र। एक बार मैं अच्छे से देख लेती हूँ। हाँ, 2 3 5 ही करेक्ट है, यहाँ पर है नहीं। ठीक है, आप लगा लेना 2 3 5 ही करेक्ट है, क्योंकि गिरधारी लाल जो है वो झूठा सच के पात्र हैं, है ना। चलिए ओके, आगे बढ़े। मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने किन पुस्तकों का सहयोग लिया, ये भूमिका से प्रश्न है। और ये प्रश्न आपका अब की बार 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये आपका 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पर करेक्ट है आपका तुलसी का मीमांसा, काशी का इतिहास और अकबर। 1 4 5 करेक्ट है, देख लो 1 4 5। ठीक है, डी नंबर हमारा करेक्ट है। अगला है, फिर से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, प्रथम खंड है आपका ऊषा और ईश्वर। अब ना बने तो पहले खंड को ही देख लीजिए, ए का तीसरा कहाँ है, और ए का तीसरा केवल एक जगह पे है, ये बी नंबर ही आपका करेक्ट है। ठीक है, आप चुटकियों में आंसर लगाओगे यदि आज आप पूरी क्लास आप अच्छे से देख रहे हो। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें फिर से पहले से बात के क्रम में लगाना है। बहुत आसान है। राग दरबारी आपका 68 में, मैला आंचल 1954 में, आपका बंटी आपका 71 में, और मानस का हंस 1972 में, झूठा सच 1958 में। ठीक है, आप तो 54 से स्टार्ट करो, ये मैला आंचल से, और देख लो 2 नंबर से कौन सा क्रम स्टार्ट हो रहा है, सी नंबर। ये 2 नंबर ही आपका, ये सी नंबर करेक्ट है, क्योंकि 2 नंबर से सिर्फ यही क्रम स्टार्ट हो रहा। ये तो 5 नंबर, ये भी 5, ये भी 2 नंबर। चलो हाँ, ये भी 2 नंबर से एक देख लेते हैं। 2 के बाद 4। ठीक है, हाँ 2 के बाद 4 नहीं, 2 के बाद 5 आना चाहिए, क्योंकि 54 फिर 58, ये सी नंबर ही आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर कथन वाले प्रश्न हैं कि आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी ही भोगता है। बता दो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, आप एक बार पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, दोनों ही कथन सही हैं। यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, निस्सहाय हिंदू के लिए है ये। हाँ, डी नंबर इसका करेक्ट है, निस्सहाय हिंदू के लिए लिखा गया है, जो कि 1990 में, सॉरी 1890 में प्रकाशित हुई है। चलिए, सभी संथालों को दामुल हौज हो गया, 2 बार रिपीट हुआ प्रश्न है। ठीक है, आजीवन कारावास, यहाँ पर डी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, दामुल हौज का अर्थ पूछा है। अगला है कि जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, ठीक है, गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता है, वैसे वैसे यह उपन्यास ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार के पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा गया था, तो राग दरबारी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं, वतन की फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, ये भी, ये तो आपका तमस से लिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला है, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। ठीक है, देख लेना, ये भी आपका ओल्ड प्रश्न है। ठीक है, ये भी आपका ओल्ड प्रश्न है और करेक्ट है इसका आंसर महामाया भैरवी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ें। अगला है, मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं, तो कौन से कौन पात्र हैं यहाँ पर? अभी तो हम, अच्छा कोई ऑप्शन तो इसमें नहीं दे रखा है, या ऐसा मेरे ख्याल से ये ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर 2 3 4 ये तीनों ही मानस के हंस के पात्र हैं। ठीक है, तो पात्र यहाँ पे 2 3 4 तीनों ही हैं। सुमिरत दास जो है वो महिला आंचल का पात्र है। तो प्रश्न होना चाहिए कि मानस हंस के उपन्यास का पात्र नहीं है, ऐसा प्रश्न होता तो यहाँ पर ये सही हो जाता। चलिए, गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी के केवल 5 मील का अंतर है।
ठीक है, वह ज्ञान जो होगा जो मानव को पीस डाले, ज्ञान नहीं है कोल्हू है, यह कथन गोदान में ओमकार का कथन है, ओमकार नाथ का। आप इसका बताना उत्तर क्या होगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना यदि अभी तक क्लास देख रहे हैं। तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतो अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री है, वो है अकरा की माँ लाजो है। ठीक है, अकरा की माँ लाजो है, जो कि इन्हें अपने घर में क्या देती है, पनाह देती है। अगला प्रश्न है, फिर से बड़ा अच्छा प्रश्न है कि गोदान के अनुसार वीमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाले पात्र का नाम है सरोज। ठीक है, सरोज और वरदा ये दोनों मालती की बहनें हैं। अगला जो प्रश्न है, आप एक बार इसको देख लेना। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो दोनों ही असत्य है, क्योंकि यहाँ पर मंगला देवी कालाजार से पीड़ित नहीं होती बल्कि कमली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही असत्य हैं। एक बार वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना। चलिए, झूठा सच के पहले खंड वतन और देश में भोला भोला पाधे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नामों का सही युग्म है यहाँ पर ईश्वर कौर और ज्ञान देवी था। ठीक है, हाँ 3 नंबर यहाँ पे करेक्ट है, ईश्वर कौर और ज्ञान देवी हैं, ज्ञान देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है क्या कि राग दरबारी उपन्यास में जिला कार्यालय में आई स्कीम के अंतर्गत रुपए पाने के लिए इनमें से किस युग्म ने योजना बनाई थी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, केवल एक ही है सी ऑप्शन, वो है सनीचर और कालिका प्रसाद, सी ऑप्शन केवल सी। ठीक है, 2 नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए, जब तक कागज के घोड़े दौड़ते हैं रुपए की क्या कमी है। परीक्षा गुरु उपन्यास के अंतर्गत यह कथन किसका है। देखो आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, मैं भी बताती हूँ कितने प्रश्न ऐसे हैं जो कि किताब के बिल्कुल अंदर से हैं, अंदर से कि कई बार हमने देखा कि गोदान के जितने भी कथन हैं किताब के अंदर से हैं। 2-3 ऐसे उपन्यास आए हैं, चाहे बात करूँ मैं मैलांचल की या राग दरबारी की, बात करूँ मैं बाण भट्ट की आत्मकथा की, तो कई जिंदगी नामा भी हो गया, कई उपन्यास ऐसे हैं, परीक्षा गुरु। तो ये किताब के अंदर से मूल टेक्स्ट से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कथन है वो लाला ब्रज किशोर का है, क्योंकि जो कुछ इम्पोर्टेंट कथन है मतलब कि उपदेश प्रधान, वो लाला ब्रज किशोर के माध्यम से ही लेखक ने उपन्यास में कहलवाया है। अगला है लखनऊ की कब्र उपन्यास के लेखक हैं, यहाँ पर करेक्ट है। पेपर में तो उत्तर शिवनंदन सहाय दे रखा था, मतलब जब आंसर आया था एनटीए का। अगला है प्रश्न है कि भेख है यह, आप विचार कर देखिए, जैसे आपका यह खद्दड़ कपड़ा है, मलमल और मार्किन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महामहा जी के पंथ को मान लें, सॉरी महात्मा जी के पंथ को मान लें, लेकिन आप उन्हें सुराजी तो नहीं कहिएगा। उपरोक्त कथन महिला आंचल के द्वारा मतलब किस पात्र के द्वारा। देखो अब ये भी किताब के अंदर का ही प्रश्न है। ठीक है, सुमिरत दास इस कथन को कहता है। चलिए अगला है, इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा, हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा, महिला आंचल। देखो ये भी अब फिर से ये भी कथन आपका अंदर से है किताब की, गांधी टोपी वाले यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी देखो किताब के अंदर से भोजिया गीत आया था, ये भी सी नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अभी 8 जनवरी 2025 को पूछा गया था। अगला है राग दरबारी में वर्णित शिवपालगंज में स्थित कॉलेज का नाम क्या था। तो छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज था, बी नंबर यहाँ पर करेक्ट है। अगला है यह पंच नहीं है पक्के राक्षस हैं, पक्के राक्षस। ठीक है, यह सब हमारी जगह है। गोदान में यह धनिया का कथन है। अब लगभग हर उपन्यास में धनिया का कथन आया ही आया है। प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। उपयुक्त कथन शेखर एक जीवनी में बताना है किस भाग से है, तो ऊषा और ईश्वर से, भाग 1 से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, देखो अब हम 29 जून के पेपर को पढ़ रहे हैं। ठीक है,
कि सूची 1 का सूची 2 से यहाँ पर अब ये देखो यहाँ पे ओल्ड पेपर आया दामुल हौज आजीवन कारावास। आप डी का ही तीसरा देख लो कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का दूसरा हसरी का मतलब होता है नित्य क्रिया, और बी का चौथा हो जाएगा डोल डाल का मतलब बलवा करने वाला दल, और सी का हो जाएगा आपका डम्मी कैंडिडेट, और डी का हो जाएगा आपका आजीवन कारावास। तो बी नंबर यहाँ आपका यहाँ पे करेक्ट है। आगे है बलदेव ने बावनदास की गांधी जी वाली चिट्ठियों वाला बस्ता क्यों जला दिया। एक बार मैं इसका उत्तर देखना चाहूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कि गलत हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल नवीन पैटर्न का है ना, और पहली बार इसको पढ़ा रही हूँ। इसके पहले मैंने मेरे ख्याल से पढ़ाया नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताकि बावनदास मिनिस्टर ना बन जाए। ठीक है, एक बार आप भी देख लेना, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजूद ठहरे। ठीक है, धनिया कहती है जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। गोदान में दाता दीन के प्रति उद्गार किसके हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर होगा, यहाँ पर कथन धनिया का है। अगला है यहाँ पर आपका ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर है कि तमस से संबंधित कुछ कथन है जो आपको बताना है कि तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म साहनी की स्मृतियों के आधार पर हुई है, और तमस की ज़्यादातर घटनाएं और उनसे जुड़े चरित्र वास्तविक है। ठीक है, तो ए बी यहाँ पर दोनों ही करेक्ट आंसर है। अगला फिर से हमारा जो है यहाँ पर सी और डी हमारा करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर। ठीक है, सी डी करेक्ट होगा कि मैला आंचल के अनुसार मेरीगंज गांव से संबंधित कुछ यहाँ पे कथन है। गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। उपन्यास के अनुसार ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति हैं। अगला है मानस का हंस के आमुख के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने किस रचना को खास तौर पर पढ़ा था, तो वो विनय पत्रिका है। ठीक है, देखो अभी 29 जून के पेपर को हम देख रहे हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि 2018 से लेकर के और 2025 तक के पेपर को, यानी कि हमने 8 वर्षों के पेपर को दोस्तों यहाँ पर देख लिया है। अब ध्यान से आप ये पेपर के पैटर्न को देखना। ठीक है, आप पेपर के पैटर्न को देखना कि पेपर किस प्रकार से आया हुआ है, हर सत्र में कैसे प्रश्न, मतलब कि यदि 7 प्रश्न 8 प्रश्न बन रहे हैं, 8 से 10 प्रश्न, तो प्रत्येक प्रश्न में से कौन सा प्रश्न है कि या फिर कितने प्रश्न हैं जो कि बहुत ही सरल हैं, क्योंकि देखो सभी प्रश्न कठिन तो आएंगे नहीं। या 10 प्रश्न आता है, या फिर इकाई 6 से आपके उपन्यास से 8 ही प्रश्न मान लीजिए पूछता है, तो 8 प्रश्नों में से 4 प्रश्न तो ऐसे हैं जो लगभग सभी से बन रहे होंगे। ठीक है, 4 प्रश्न सभी से बन रहे होंगे, और जो 4 प्रश्न हैं अब उन्हीं से बनेगा जिन्होंने अच्छी तैयारी करके रखी है। फिर 2 प्रश्न भी कुछ लोगों से बनेगा, और वो 2 प्रश्न हैं जो लगभग जो अच्छे से मेहनत किए हैं, किताब वगैरह 1-2 बार अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़े हैं, ओल्ड पेपर उनको रटा हुआ है, वही लोग आंसर लगा पाएंगे। यदि अभी तक आप क्लास में बने हुए थे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने क्लास पूरा देखा है। और आज मुझे हिम्मत बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी तक मैं क्लास को कर पाई। कल अगली क्लास जो आएगी वो आएगी इकाई 7 पर आधारित रहेगी। अब इकाई 6 है, तो 7, 8, 9, 10 करने के बाद इकाई 5 करूँगी, या फिर इकाई 1 से इकाई 5 करूँगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और ख़ासकर उनके पास शेयर करना जो मध्य प्रदेश सेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनके आगामी पेपर होने वाले हैं। ये क्लास उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।